जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माओ कुजान ने अपनी ग्रैंड मदर की मौत का इल्जाम जाओ शाह पर लगा दिया। जाओ शाह उसे बता रही थी कि वो बेकसूर है, मगर माओ कुजान उसकी एक नहीं सुनता। साथ ही साथ मास्टर युआन स्मॉल टाउन का एक माउंटेन अपने साथ ले जाने की जुर्रत करता है। हालांकि सेंट जीशांग ने एक ही लात में युआन के फॉर्म को हरा दिया। साथ ही साथ वो अपनी स्टेप प्रेशर टेक्निक का यूज करते हुए माउंटेन को दोबारा से उसकी जगह पर वापस रख देते हैं, जिसके चलते मास्टर युआन एक बार फिर से सेंट जीशांग के सामने हार गया। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ सालों पहले की कहानी दिखाई गई, जहां पर हम सॉन्ग जिनशिन और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग एक रोशनी के फ्लो को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। टाउन के इस हिस्से में वो कभी आए ही नहीं थे। दरअसल ये स्मॉल टाउन की सीमा रेखा है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर फ्लो होती रहती है। अभी बच्चे उसी रोशनी के फ्लो को देखने में बिजी थे कि तभी उन्हें पत्तियों की सरसराने की आवाज आने लगी। उस आवाज से तो ये सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। अब सॉन्ग जिनशिन के हाथ में कुछ कलरफुल पेबल्स थी, तो वो अपने पेबल से उस पत्तियों पर हिट करता है ताकि वहाँ जो कोई भी छुपा हो वो भाग जाए, मगर ऐसा नहीं होता। सॉन्ग जिनशिन तो बचपन से ही काफी ज्यादा फट्टू था, जिस वजह से वो अपने एक दोस्त को कहने लगा कि तुम जाकर झाड़ियों में चेक करो आखिर वहाँ पर है कौन। अब वो बंदा भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। हालांकि सॉन्ग जिनशिन ने सीधे उसे सामने पुश कर दिया, जिससे वो बंदा झाड़ियों के काफी करीब चला गया था और उतने में एक भालू झाड़ियों से बाहर आते हुए उस बंदे को जोरदार हिट कर देता है। उस भालू को देखते ही ये तीनों बंदे काफी ज्यादा डर गए थे और यही से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम सॉन्ग जिनशिन को देख पाते हैं, जो कह रहा था कि फाइनली टाउन छोड़कर जाने का वक्त आ ही गया। जिस पर लॉर्ड ज़ैंग कहने लगे कि शायद तुम अभी भी चेनपिंग को गुड बाय बोलने के लिए तैयार नहीं हो। तो सॉन्ग जिनशिन कहता है पता नहीं मेरे वापस आने तक चेनपिंग सर्वाइव करेगा या नहीं। वो तो बिल्कुल ही पावरलेस है, इसलिए इस टाउन में सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा। आखिरकार मैं उसका पड़ोसी जो हूँ, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं। जिसके बाद वो लॉर्ड ज़ैंग से पूछने लगा कि आपको क्या लगता है कि चेनपिंग पहले जैसा लूजर है या फिर उसमें कुछ बदलाव हुए। तो लॉर्ड ज़ैंग उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि मैंने हमारे ऑफिसर को चेनपिंग का सारा बैकग्राउंड और उसके खानदान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बताया था, मगर उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हमें चेनपिंग के बारे में कुछ यूनिक जानकारी मिल पाए। इसीलिए तुम एकदम रिलैक्स रहो, चेनपिंग में कोई स्पेशल बात नहीं, वो तो पहले जैसा ही लूजर है। मगर सॉन्ग जिनशिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि आपने चेनपिंग के 18 जनरेशंस के बारे में पता करना चाहिए, उसकी हर एक जनरेशन अच्छे से चेक होनी चाहिए थी। उनके खानदान में कोई तो एक जीनियस बंदा जरूर होगा। उसकी बातों पर लॉर्ड ज़ैंग को हंसी आ रही थी। वो उसे बताने लगे कि चेनपिंग के 18 जनरेशंस के सारे रिकॉर्ड्स छान मारे हैं, मगर उसके खानदान में हमें कोई ऐसा जीनियस या पावरफुल बंदा नहीं मिला। वो तो बस मामूली से लोग थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते हो कि चेनपिंग में कुछ तो खास बात होनी चाहिए, उसका स्पेशल बैकग्राउंड होना चाहिए था। जिस पर जिनशिन कहता है हाँ, अगर वो ऑर्डिनरी नहीं होता तो शायद मुझे अच्छा लगता, मगर वो तो मामूली है। वहीं पर लॉर्ड ज़ैंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चेनपिंग में ऐसी क्या खास बात है जो सॉन्ग जिनशिन उसे लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। इसलिए वो उससे पूछते कि आखिर तुम चेनपिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। और तभी सॉन्ग जिनशिन को पुरानी बातें याद आती है। चेनपिंग पर खुद के सर्वाइवल का बोझ था, उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं, मगर फिर भी वो हमेशा स्माइल किया करता था। और यही बात सॉन्ग जिनशिन को खटकने लगी। वो चेनपिंग से कहने लगा कि तुम तो पहाड़ों और नदियों से खाना लाते हो, साथ ही साथ हर्ब्स भी लेकर आते हो ताकि तुम सरवाइव करने के लिए थोड़े बहुत पैसे कमा सको। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम माउंटेन में जाओगी तब मुझे भी अपने साथ ले जाना और बदले में मैं तुम्हें कुछ कॉपर कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड दूंगा। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मेरे साथ आने के लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम तो वैसे भी मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन सॉन्ग जिनशिन को पैसों का घमंड था, इसलिए वो चेनपिंग की बातों को गलत वे में समझकर उससे कहने लगा कि अगर पैसे नहीं लोगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं आना। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर सॉन्ग जिनशिन अपने घर पहुँच गया था। यहाँ से वो अपना सारा सामान लेकर टाउन छोड़कर जाने वाला था, मगर अभी भी उसके दिमाग में चेनपिंग ही घूम रहा था। वो कहता है कि वो बंदा इतना ज्यादा गरीब होकर भी उसने कभी मेरे सामने भीख नहीं मांगी, उसके पास तो कैंडिड हॉर्स खाने तक के भी पैसे नहीं थे, मगर फिर भी वो हमेशा खुश रहा
करता था। वहीं पर लॉर्ड ज़ैंग का ध्यान एक वॉरियर ने अपनी तरफ खींच लिया। वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। और अब हम देखते हैं चेनपिंग, जिसे कि अब होश आ चुका है। और तभी उसकी नजर पड़ी निंग्याओ पर, जो कि मेडिटेट करने में बिजी थी। इसलिए चेनपिंग जल्दी से उठकर निंग्याओ के पास चला गया। वो निंग्याओ को उसके डैगर वापस देना चाहता था, जो देखकर निंग्याओ कहने लगी कि तुम तो होश में आते ही सबसे पहला मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। यार ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जिस पर चेनपिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, ये डैगर काफी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए इसका आपके पास रहना ही सही होगा। जो सुनकर निंग्याओ को आ गया गुस्सा, क्योंकि उसने वो डैगर चेनपिंग को इमरजेंसी में यूज करने के लिए दी थी। और तभी वहाँ पर एल्डर वांग आ जाती है। वो कहते बच्चे, अगर आगे चलकर तुम्हें एनलाइटनमेंट हासिल भी हो गई ना, फिर भी तुम रहोगे तो बेवकूफी। इतनी अच्छी डैगर तुम उस बंदी को वापस दे रहे हो, भला तुमसे और ही क्या उम्मीद की जा सकती है। अब चेनपिंग मास्टर वांग से थैंक यू बोलते हुए कहने लगा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं मारा जाता। जिस पर वांग कहते, अरे मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आज तक कभी तुम्हारी फ्री में मदद नहीं की, हमेशा हम दोनों ने सौदा ही तो किया है। तो चलो फिर जल्दी से अपनी जेब ढीली करो, मुझे इस बार कॉइन का एक फुल बैग चाहिए, ताकि हमारा इस बार का हिसाब भी बराबर हो जाए। ये सुनकर तो निंग्याओ काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि आप तो हमें लूट रहे हो, भला इतना पैसा कौन लेता है। इसलिए चेनपिंग निंग्याओ को शांत करते हुए से पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि प्लीज एल्डर वांग पर गुस्सा मत करो, मैं एल्डर वांग को बरसों से जानता हूँ, उनमें इमोशन का नामो निशान नहीं है, मगर उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, वो कभी अनफेयर नहीं करते। जिस पर निंग्याओ कह रही थी कि तुम एक नंबर के पागल हो, इसलिए मास्टर हमेशा तुम्हें चूना लगा देता है। इधर एल्डर वांग को तो निंग्याओ को चिढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहते देखो तो चेनपिंग अभी तक ठीक भी नहीं हुआ और तुमने तुरंत ही उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मेरे सामने ही तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हो, अब मैं क्या ही बोलूं, जरा तो शर्म करो यार। उनकी बातें सुनकर तो बेचारा चेनपिंग और ज्यादा शर्माने लग गया। साथ ही निंग्याओ भी वो डैगर लेकर चेनपिंग से दूर जाती है। वो कह रही थी कि अब तुम जल्द ही मार्शल आर्ट सीखने वाले हो, तो अगर उसी के साथ तुम स्वॉर्ड स्किल भी सीख लो तो बेहतर होगा। यह आइडिया चेनपिंग को भी काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। वो तुरंत ही निंग्याओ से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी तलवारबाजी सिखा दो। जो सुनकर निंग्याओ ने तुरंत ही अपनी तारीफें करना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि मेरे पास तो स्वॉर्ड स्किल का यूनिक टैलेंट है, मैंने तो बहुत ही कम उम्र में तलवारबाजी करना शुरू कर दी और फिर बड़ी ही तेजी से उसमें महारत भी हासिल की, जिस वजह से मैं स्वॉर्डमैनशिप में काफी आगे जा चुकी हूँ। लेकिन बात अगर दूसरों को सिखाने की जाए तो मैं उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये सुनते ही बेचारे चेनपिंग की प्यारी सी स्माइल एक ही सेकंड में गायब हो गई। निंग्याओ कहती चेनपिंग, भले ही मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन तुमने स्वॉर्ड स्किल सीखनी चाहिए, इससे हमारी स्पिरिट और बॉडी को टेम्पर होने में मदद मिलती है, यानी कि तुम्हारी बॉडी काफी मजबूत बन सकती है। वेल, सभी स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास कोई ना कोई स्पेशल स्वॉर्ड जरूर होती है। अब तुम्हारे पास तो कोई स्वॉर्ड नहीं, इसलिए मैं अपनी स्वॉर्ड की मैन तुम्हें देना चाहती हूँ। अब चेनपिंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस खाली मैन से क्या करेगा, तो निंग्याओ उसे समझाने लगी कि इसे देखकर तुम्हें भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने की ख्वाहिश होगी, फिर तुम्हारा मकसद होगा इस मैन के लिए एक पावरफुल स्वॉर्ड की तलाश करना, इसलिए प्लीज इस मैन को रख लो, ये तुम्हें तलवारबाजी करने के लिए मोटिवेट करने का काम करेगी। अब चेनपिंग वो मैन एक्सेप्ट तो कर लेता है, अगर उसने निंग्याओ को थैंक यू बोलना चाहिए या कुछ और, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो कंफ्यूज होकर मास्टर वांग से पूछता है कि सीनियर आखिर मैं इस लड़की से क्या बोलूं। अब चेनपिंग के इस फालतू सवाल को सुनकर ही एल्डर वांग को ठसका लग गया। वो तो चेनपिंग को समझा भी नहीं सकते थे कि उसने लड़कियों से बात कैसी करनी चाहिए। जिसके बाद हमें मास्टर रुआन का घर दिखाया गया, जहाँ पर काफी दिनों के बाद लियू शियांग को होश आ गया था। वो अपनी आंखें खोलते ही शुई को अपने सामने देखता है, जो कि उसे घूर के देख रही थी। लियू शियांग को होश में आता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो अपने फादर से कह रही थी कि देखो ये ठीक हो गया। जिसके बाद उसने सीधे टाउन की तरफ भागना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाए, मास्टर रुआन ने तुरंत ही उसे पकड़कर नीचे बिठा दिया। वो कह रही थी कि तुम्हें बिल्कुल बाहर जाना अलाउड नहीं है, चुपचाप यही बैठो। जिस पर वो भी गुस्से में कहती कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो बस चेनपिंग को बताना था। और तभी दरवाजे पर नॉक होता है। शुई समझ गई कि ये चेनपिंग ही होगा, इसलिए वो काफी खुशी से डोर को ओपन करती है, मगर निंग्याओ को अपने सामने देखकर वो सिर्फ उसे घूरने लगी। इधर चेनपिंग को देखते ही लियू शियांग उठ जाता है। चेनपिंग उससे पूछ रहा था कि मेरी दोस्त तुम कैसे हो, जिस पर लियू शियांग कहता है भाई हेल का पैलेस इतना भी शानदार नहीं जो तुम्हारी भाई को वहाँ पर रोक पाए। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि अगली बार तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे,
जो कि आगे जाकर तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाए। अब चेनपिंग बस मजाक में ही उसके सिर पर एक टिचकी मार देता है, मगर लिू शियांग तो जानबूझकर ऐसे चिल्लाने लगा कि मानो उसे दर्द हो रहा हो। वो तो बस चेनपिंग का ध्यान खींचना चाहता था, लेकिन चेनपिंग को अपने दोस्त के सारे नखरे पहले से ही पता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए मास्टर रुआन को थैंक यू बोलने लगा। उन्होंने इतने दिनों तक लिू शियांग की देखभाल की थी, लेकिन मास्टर रुआन तो बहुत ही खड़ूस बंदे बनने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो कहते कि चेनपिंग ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम्हारे दोस्त को यहाँ फ्री का खाना मिले। अब तुम्हें उसके बदले यहाँ काम करना होगा। जिसके बाद उशु इसे पूछने लगे कि आखिर तुम दरवाजे पर यूं बुत बनकर क्यों खड़ी हो, मगर वो देखते ही कि ये दोनों लड़कियां बस एक दूसरे को घुरी जा रही है। जिसके बाद वो निंग्याओ से कहते कि तुमने टास्क कंप्लीट किया। मैं उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ जो कि अपने मिशन को पूरा करते हैं, इसलिए मेरे साथ आओ। देखो मैं जानता हूँ तुमने अपनी बहादुरी को साबित किया है। मास्टर युआन को फाइट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर तुमने वो कारनामा कर दिखाया और इसी वजह से अब मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सोड बनाऊंगा। अगर तब तक तुम टाउन छोड़कर चली भी गई तभी वो सोड मैं तुम्हारे माउंटेन पर भिजवा दूंगा। बस वादा करो कि तुम उस सोड से हजारों डीमंस को खत्म करोगी। तो निंग्याओ ने थैंक यू बोलते हुए कहने लगी कि मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। और तभी वो लोग देखते कि चेनपिंग से मिलने के लिए मिस चेन और उसका साथी सोंगफेंग आ गया है। सोंगफेंग बता रहा था कि मिस चेन ने अपनी खास मैजिकल पिल देकर तुम्हारे भाई की जान बचाई है, इसलिए चेनपिंग तुरंत ही अपना सिर झुकाते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। मगर मिस चेन कहती कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, वो तो बस एक छोटा सा फेवर था। साथ ही सोंगफेंग कहता है कि मिस चेन भी चेन फैमिली की ही वंशज है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी कोई डिस्टेंट रिलेटिव होगी। भले ही 1000 या 2000 सालों से तुम लोग कनेक्टेड हो, मगर अभी तक तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारी फैमिली में मिस चेन भी शामिल है। इस बार मिस चेन अपने एंसेस्टर की वर्शिप करने यहाँ आई थी, मगर इस टाउन में किसी को पता ही नहीं कि चेन फैमिली के एंसेस्टर की ग्रेव्स कहाँ पर है। हमें पता चला कि तुम और तुम्हारा दोस्त लिू शियांग माउंटेन को काफी अच्छे से जानते हो, तो प्लीज हमारी मदद करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एंसेस्टर्स की ग्रेव ढूंढो। तुम हमें वहाँ तक लेके जाओ और बदले में रिवॉर्ड रख लो। ये बैग गोल्ड और कॉपर कॉइन से भरी हुई है, प्लीज इसके लिए मना मत करना। आप कॉइन्स की बैग देखकर शुई तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गई। वो चेनपिंग को धक्का देकर उसका मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो उसे धीरे से बता रही थी कि एक बैग में उन्हें मना कर दो, उन्हें बोलो हमें 2 बैग चाहिए। जिस पर चेनपिंग कहता है क्यों नहीं, मगर चेनपिंग को तो हम अच्छे से जानते हैं, वो कभी लालच नहीं करता। इसलिए वो सोंगफेंग से कहने लगा कि शायद मैं जानता हूँ ग्रेव्स कहाँ पर है, मगर इसके लिए मुझे आपसे कोई रिवॉर्ड। अब वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले निंग्याओ ने आकर उसका मुंह बंद कर दिया। दरअसल चेनपिंग रिवॉर्ड लेने से मना करने वाला था, लेकिन निंग्याओ ने उसे रोक दिया। वो उन बंदों से कह रही थी कि चेनपिंग अभी भी सीरियस इंजरी से हील हुआ है। अगर ऐसे में वो माउंटेन पर जाएगा तो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए माउंटेन पर जाने की कीमत भी दुगनी होनी चाहिए और ये बिल्कुल भी निगोशिएबल नहीं है। 2 बैग सुनकर वो लोग भी थोड़ा सा सोच में पड़ गए। तो शुई उनसे कहने लगी कि वैसे भी टाउन के सभी आउटसाइडर को जल्दी से टाउन छोड़कर जाने के लिए बोला गया है। आप सभी आउटसाइडर्स को 3 दिनों का वक्त दिया गया था, अब 1 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुका है, इसलिए आपको जल्दी करनी होगी। तो मिस चेन कहती ठीक है, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है, बस हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम पैसे लेकर तुरंत ही ब्रिज के पास आ जाएंगे। अब उन दोनों के वहाँ से जाती ये दोनों लड़कियाँ हंसने लगी। जो काम चेनपिंग फ्री में करना चाहता था उसकी इन्होंने भारी कीमत लगा दी, और बेचारा चेनपिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने कैसे कैसे लालची दोस्त पाल के रखे हैं। तभी निंग्या उससे कहने लगी कि चेनपिंग अब तो तुम्हें मिस चेन को ग्रेव तक ले जाना ही होगा। आई होप तुम्हें पता है कि वो ग्रेव है कहाँ पर। जिस पर चेनपिंग कहता है मुझे सालों पहले किसी ने उस ग्रेव के बारे में बताया था। इधर सांग जिनशिन के घर की सारी इम्पोर्टेंट चीजें पैक की जा रही थी। तभी जिगुई उससे पूछने लगी कि मास्टर आखिर हम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं। जिस पर सांग जिनशिन कहने लगा कि तुम्हें छोटा दिल करने की जरूरत नहीं, यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम काफी कुछ सीख जाओगी, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ, अपने उस 4 पैरों वाले सांप को भी पैक करवा देना, वो भी हमारे साथ ही जाएगा। जिस पर जिगुई कह रही थी कि कल से तो वो बेवकूफ मुझे मिला ही नहीं, कल मैं काफी ज्यादा गुस्से में थी तो उसे लगा मैं उसे मार दूंगी। अब पता नहीं वो कहाँ छिप गया, लेकिन वो 4 लेगेड स्नेक तो ऑलरेडी एक बॉक्स में छुप गया था। वहीं पर सॉन्ग जिनशिन के हाथ में एक बुक लग जाती है जो कि वो बचपन में पढ़ा करता था। जिगुई उससे कहती कि सभी लोग डैली डायनेस्टी के जासूस थे, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि इतने सारे लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैनात किए गए हैं, हमें तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जिस पर सॉन्ग जिनशिन जवाब देते हुए कहने लगा कि सभी लोग बेकार हैं, इन्हें सालों से मुझे महफूज रखने का काम दिया था, मगर ये लोग उसमें फेल हो गए। जब मैं छोटा था तब एक भालू के हाथों मरने वाला था, मगर उस वक्त इनमें से कोई मुझे बचाने नहीं आया, और उतने में ही एक फ्लाइंग सोड बड़ी तेजी के साथ सॉन्ग जिनशिन के गले पर वार करने पहुंच गई।
मगर लॉर्ड जैंग ने समय रहते उसे पकड़ लिया था। मौत को अपने इतने करीब देखकर ही सॉन्ग जिनशिन की फट गई। अगर लॉर्ड जैंग उसे होल्ड नहीं करते तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। वहीं पर जिगुई भी डर के मारे सॉन्ग जिनशिन के पीछे जाकर छुप गई। वो हमेशा लोगों को यही दिखाती है कि उसके जितना कमजोर कोई नहीं। वहीं पर लॉर्ड जैंग गुस्से में कहने लगे कि मैंने बस बेवकूफों की फौज पाल के रखी है, इनमें से किसी को पता ही नहीं कि ये अटैक किसने किया था। और तभी एक बंदे ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को तुरंत ही समन कर लिया। उसे पता था कि अब तो जिनशिन को बिल्कुल भी मार नहीं सकता, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इसलिए बाकी बचे वॉरियर्स भी उसका पीछा कर रहे थे, मगर वो बंदा काफी ज्यादा शातिर था। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के एक ही वार में बारी बारी उनमें से कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। अब जैसे वो पीछे मुड़ा, वहाँ पर थे लॉर्ड जैंग। उन्होंने अपने हाथों से सीधे उसकी गर्दन काट दी, वो भी बिना किसी तलवार या डैगर के। जिसके बाद वो सॉन्ग जिनशिन से कह रहे थे कि शायद कोई तुम्हें दिलो जा से मारना चाहता है, मगर हम यही रुक के उसका वेट नहीं कर सकते। डाली डायनेस्टी जाने के बाद हम तुम्हारे सारे दुश्मनों से निपट लेंगे। वैसे हमारी ग्रेट डाली डायनेस्टी के टोटल 9 इंटेलिजेंस ब्रांचेस हैं और देखा जाए तो सबके सब मेरे ही अंडर कमांड है, ताकि मैं उनके जरिए अपने दुश्मनों पर नजर रख पाऊँ। मगर उनमें से कुछ लोग इंपीरियल मास्टर शीहू के वफादार हैं। ऐसी टोटल 3 ब्रांचेस है जो कि पूरी तरह से इंपीरियल मास्टर के कंट्रोल में काम करती है। वे लोग इंटरनल कोर्ट के मैटर को संभालती है। और आखिर में एक और ग्रुप है जो कि तुम्हारी मदर यानी कि डाली डायनेस्टी की रानी के लिए काम करता है। वो उन्हें जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। तो अब सॉन्ग तुम बताओ, आखिर ये बंदा किस ग्रुप से बिलोंग करता होगा, मास्टर शीहू या फिर क्वीन? उनके सवाल से सॉन्ग जिनशिन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो कहता है कि वाकई आपको ऐसा लगता है कि डाली डायनेस्टी के लोग मुझे मारना चाहते हैं? तो लॉर्ड जैंग कहते हैं शायद, लेकिन इस बार जो भी हुआ तुम उसे सबक समझकर याद रखो और अगली बार तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वो सॉन्ग जिनशिन के हाथ में उसकी डायरी दे देते हैं। ये डायरी सॉन्ग जिनशिन बचपन में लिखा करता था और इस डायरी में लिखी हुई सारी बातें लॉर्ड जैंग ने ऑलरेडी पढ़ ली थी। वो कहते हैं कि कोई भी कल्टीवेटर तब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता जब तक उसका दिल पूरी तरह से आजाद न हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, अपने दिल में कोई ऐसी नफरत पनपने मत दो जो आगे चलकर तुम्हारे रास्ते का कांटा बन जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उस चेन पिंग से काफी ज्यादा नफरत करते हो, मगर तुमने उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें कल्टीवेटर नहीं बन सकते तो एक डीमन भी मत बनो। नफरत से तुम्हारे अंदर डिमोनिक हार्ट पैदा होगा। वहीं पर सॉन्ग जिनशिन देखता है कि उस डायरी से एक पन्ना गायब है। लॉर्ड जैंग उससे कह रहे थे कि चेनपिंग के लिए नफरत रख के तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो बंदा तो तुम्हारे हाथों मरने के भी लायक नहीं है। और उतने में ही सॉन्ग जिनशिन को पुरानी बातें याद आने लगी। जब वो भालू सॉन्ग जिनशिन के दोस्तों को मारने वाला था, तभी वो अपने दोस्तों को मरने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से भाग निकला। इसलिए भालू भी उसके दोस्तों को छोड़कर जिनशिन के पीछे पड़ जाता है। मगर इससे पहले कि वो भालू सॉन्ग जिनशिन को मार पाए, उसके मुंह पर एक पेबल से जोरदार अटैक हो गया। वले अटैक किया था चेनपिंग ने। वो सॉन्ग जिनशिन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इसे मैं देख लेता हूँ। जिसके बाद चेनपिंग अकेले उस भालू का मुकाबला करने लगता है। हालांकि जिनशिन में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चेनपिंग की मदद कर पाए, इसलिए अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। लेकिन टाउन में वापस आने के बाद जिनशिन के दोस्तों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। वो कहते हैं कि तुम हमें मरने के लिए वही छोड़कर भाग आए, तुम्हारे अंदर तो जरा भी रहम नहीं। अच्छा हुआ कि चेनपिंग ने वहाँ आकर हम लोगों की जान बचाई, वरना तो हम सब के सब मारे जाते। साथ ही साथ वो लोग सॉन्ग जिनशिन के पेरेंट्स को लेकर भी कमेंट कर रहे थे और उनकी बातें सुनकर सॉन्ग जिनशिन चेनपिंग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो उसी बंदे से नफरत करने लगा जिसने उसकी जान बचाई थी। अब सारा सामान पैक होने के बाद ये लोग कैरेज की तरफ रवाना हो गए। सॉन्ग जिनशिन कहते हैं चेनपिंग, तुम इतने ज्यादा गरीब होकर भी कभी दुखी नहीं रहे, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं था, फिर तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो? मेरे पास तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मुझसे ज्यादा खुश रहते आए हो। आखिर तुम हो कौन? कुछ तो वजह जरूर होगी जो मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ। पता नहीं क्यों, मैं बस चाहता हूँ कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। जिसके बाद वो एक चाबी बड़ी गुस्से से चेनपिंग के आंगन में फेंक देता है। साथ ही साथ उसे बचपन की एक और बात याद आई, जहाँ पर सॉन्ग जिनशिन उसे फेंग शुई नाम की किताब पढ़कर बता रहा था। वो कहते, देखो तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैं इस बुक में लिखी हुई एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बुक के अकॉर्डिंग 5वें महीने में 5 तारीख को जिसका जन्म होता है वो बच्चा अपशकुनी है। उस बच्चे के लिए ढेर सारी मुश्किलें खड़ी होगी। और चेनपिंग, तुम भी इसी दिन पैदा हुए थे, शायद इसी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी है। तुमने ऑलरेडी अपने माँ बाप को खो दिया है, और अगर इसके बावजूद भी तुम इस घर में रहे तो तुम्हारे माँ बाप कभी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएंगे। उसकी सारी बातें सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा घबरा गया था। सॉन्ग जिनशिन कहता है कि भाई तुम यहाँ से ड्रैगन फर्नेस जा सकते हो, वहाँ रहना तुम्हारे लिए सही होगा। तभी चेनपिंग उसे बताने लगा कि मेरी माँ ने मुझसे प्रॉमिस
प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी घर छोड़कर ना जाऊं। अब मैं उनके प्रॉमिस को तो तोड़ नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ड्रैगन फर्नेस से दूर रहने के लिए भी बताया था। मगर सॉन्ग जिनशिन उसके दिमाग में ये बात पक्की करता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो उसके माँ बाप कभी रीइंकारनेट नहीं हो पाएंगे। सॉन्ग जिनशिन सोचता है कि बचपन में मैंने तुम्हें उस बुक की बातें सुनाकर काफी ज्यादा उल्लू बना दिया था ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम दोबारा से वापस आए। दरअसल कुछ ही दिनों में चेनपिंग को पता चल गया था कि सॉन्ग जिनशिन ने कही सारी बातें झूठी है, इसलिए सॉन्ग जिनशिन को चौंक करते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। मैंने मेरी माँ से वादा किया था कि मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मगर तुम्हारी वजह से मुझे वो प्रॉमिस ब्रेक करना पड़ा। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं भिखारी बनूं, मगर तुम्हारी वजह से मुझे रास्तों पर रहना पड़ा, लोगों के सामने खाने की भीख मांगनी पड़ी। अब वो सॉन्ग जिनशिन को खत्म करने के एकदम करीब था, मगर चेनपिंग कोई शैतान नहीं, वो तो काफी ज्यादा नरम दिल था, इसलिए वो फाइनली बड़ा दिल करके सॉन्ग जिनशिन को जिंदा छोड़ देता है। सॉन्ग जिनशिन कहता है कि चेनपिंग तुमने उसी दिन मुझे मार देना चाहिए था, आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। वहीं पर सॉन्ग जिनशिन को इतना परेशान देखकर जिगुई उससे पूछने लगी कि यंग मास्टर आपको हो क्या गया है, आप किस बारे में इतना सोच रहे हो। मगर वो तुरंत ही समझ गई कि शायद ये चेनपिंग के बारे में ही सोच रहा होगा। वो कहती मास्टर आप कुछ ही दिनों में उस चेनपिंग को भूल जाओगे, इसलिए बिल्कुल उसका टेंशन मत लो। तो उसकी बात मानते हुए सॉन्ग ने भी कैरेज का पर्दा लगा लिया, मगर उसे चेनपिंग के वहाँ से गुजरने का एहसास हो चुका था। अब ये लोग टाउन के बॉर्डर के पास पहुँच गए। सॉन्ग जिनशिन स्पिरिचुअल एनर्जी के उसी फ्लो को देख रहा था जहाँ से उसकी और चेनपिंग की दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। साथ ही वो आसमान की तरफ देखने लगा जहाँ पर वो एक प्लेनेट जैसी चीज को देख पाता है जो कि स्मॉल टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस प्लेनेट पर बड़ी तेजी से क्रैक्स पड़ रही थी, यानी कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए सॉन्ग जिनशिन कहता है कि जिगुई शायद तुम सही बोल रही हो, कुछ ही दिनों में मैं उस चेनपिंग को भूल जाऊंगा। दरअसल यहाँ पर सॉन्ग जिनशिन को उम्मीद थी कि टाउन की डिस्ट्रॉय होते ही चेनपिंग भी मारा जाएगा, इसलिए वो अचानक से रिलैक्स हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।